महंगाई से कुछ कुछ लोग राहत मौजूद देंगे। हैं। किसी तरह का जनता को कोई राहत नहीं दी गई है, सिर्फ आश्वासन ये कर देंगे ये प्रस्तावित है, किया इन्होंने कुछ नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। लेकिन एक सवाल हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव में भी कहते रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम की जाएगी, वेट में कमी की जाएगी, लेकिन अब पहला भजनलाल सरकार का वो बजट आया है, अंतरिम बजट है हालांकि, लेकिन पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर ऐसा कुछ भी इसमें नहीं देखा। वही तो मैं कह रहा हूँ, निराशाजनक है। पेट्रोल डीजल में राहत देनी चाहिए थी जो आम जन के, आम आदमी के काम आता है, और इसमें अगर कम करते तो हर क्षेत्र में महंगाई कम होती। तो बहुत ही निराशाजनक घोषणा है इनकी। बिल्कुल, ये थे मनीष हरीश मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये बजट है वो केवल निराशाजनक है, और जो राजस्थान की जनता है उससे जो उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस हैं उसके जो वेट के अंदर जो कमी आनी चाहिए थी, वो वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ भी जो घोषणा है वो नहीं की है। इसी के चलते जो राजस्थान की जनता है वो परेशान है। मेरे साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मनीष, आप देख सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे मैं बात करूँगा कि उनका इस बजट को लेके क्या कहना है। सर चले वहीं चलेंगे, एक लाइव में रिएक्शन नहीं अलग से नहीं, बैठ के वहीं बात करेंगे। देखिए, तो आप गोविंद सिंह डोटासरा का साफ तौर पे कहना है कि जहाँ पे मीडिया हाउस के लिए बनाया गया स्थान, वहीं पे ये मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राजस्थान की जनता एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस वैट की बात, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा अनाउंसमेंट कहीं हो ना सकता कहीं था। जी जी वीरेंद्र, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त बस सुनील कौशिक का रुख करेंगे, ब्रेक से पहले उन्हीं के पास थे, अपनी बात खत्म नहीं कर पाए थे। कौशिक साहब, आपने कहा कि निश्चित रूप से कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन चुनावी चीजों को जरूर याद रखा गया, उसके हिसाब से घोषणा की गई है। चुनावी महीने हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके हिसाब से अनाउंसमेंट है, आपने कहा। ये देखो, बिल्कुल राजस्व घाटे की बात सरकार को सबसे पहले करनी चाहिए थी। यदि आप एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं तो लगातार, यदि मैं नवंबर दिसंबर की आरबीआई की रिपोर्ट की बात करूं तो लगभग 5,37,000 करोड़ का राजस्थान पे कर्ज था। आज की स्थिति करें 5,80,000 करोड़। 2022-23 की हम बात करें तो 4,58,000 करोड़ का घाटा था। लगभग एक साल में कांग्रेस की सरकार ने 1,00,000 करोड़ का कर्ज लिया। कौन जिम्मेदार होगा? और इन चुनावों से पहले आरबीआई ने एक रिपोर्ट प्रेषित की थी, उन्होंने कहा कि 24-25 में जो भी राजस्थान पर कर्ज है उसके 40% कर्ज की अदायगी नहीं की गई तो राजस्थान के हालात खराब हो जाएंगे। अब आप देखिए, 5,80,000 करोड़ का 40% कैसे सरकार देगी 24-25 में अगले वर्ष? ये सरकार को बताना चाहिए। क्या कर्नाटक जैसी स्थिति होगी जहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है? कांग्रेस की सरकार तो आ गई लेकिन वहां बजट करने के लिए पैसा नहीं है, विधायक निधि को विधायकों को देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति पर लाकर के आज आपने खड़ा कर दिया राजस्थान को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित तौर से जो भी चर्चाएं चुनाव से पहले रही, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो वायदे किए उस जी वायदे को पूरा करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपया चाहिए राजस्थान को। कहां से लाएंगे? आपने तो जहां आमदनी का स्रोत था वो भी खत्म कर रहे हैं, लैंड और मंडी टैक्स भी आपने खत्म कर दिया। और बिल्कुल। कांग्रेस की जो प्रवक्ता बोल रही थी, मैं सुन रहा था, यदि कांग्रेस की सरकार आ गई होती और कांग्रेस ने जो वायदे किए चुनाव के समय पे, तो उन वायदों को पूरा करने के लिए 1,50,000 करोड़ की और आवश्यकता होती। तो कांग्रेस कहां से? और वो जनरेशन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल कौशिक साहब, बने रहेगा आप हमारे साथ। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं और बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा कुछ कह रहे हैं, मीडिया कर्मियों से वहां लिए चलते हैं जयपुर में। वो वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार का किया हुआ काम है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। और पेट्रोल और डीजल की जो हमेशा इस हाउस में चिल्लाते थे, बार बात करते थे कि राजस्थान का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, आज उसमें 1 रुपये की किसी तरीके की कोई छूट देने का इन्होंने कोई प्रावधान रखा नहीं है, कोई बात कही नहीं है। और जिन 70,000 बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 1,10,000
ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या उनका अपॉइंटमेंट लेटर छप चुका है, वो इनके पास में 2 महीने से पड़ा है, 60 दिन से ज़्यादा अधिक समय से रोक करके वो इसके माध्यम से अपनी बात कह करके और फिर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि नई एक भी नौकरी की विज्ञप्ति निकालने की बात किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने नहीं कही है। और नए जो राजीव गांधी युवा मित्र जो 5000 को नौकरी से निकाल दिया, उनकी भी बात नहीं की है। और जो अनुमानित इन्होंने खर्चा बताया है, उस हिसाब से जो हम पे आरोप लगाते थे कि आपने इतना ऋण ले लिया, इतना ऋण ले लिया, अगर इन्होंने जो वाचन किया है अपने अंतरिम बजट में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका अगर आप हिसाब देखोगे, तो जो हमने किया उससे ज़्यादा का अनुमानित इन्होंने अपने इस अंतरिम बजट में कर रखा है। तो इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। केवल और केवल मोदी जी का नाम लेकर के ये अपनी लोकसभा के चुनाव की बेहतरीनी पार करना चाहते हैं, जबकि राजस्थान में एक भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे राजस्थान के लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिया था, उन वर्गों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। रोडवेज बसों में इन्होंने कहा किराए की छूट, ये 50% हमने कर दिया था जब मुख्यमंत्री जी ने सिंधी कैंप में उद्घाटन किया था, तब उन्होंने करके उसके ऑर्डर जारी हो गए। आज जो अखबारों में छपा है वो ये बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है। और वैसे इसमें टेक्निकली एक बात है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, तो ये वित्त मंत्री केवल फाइनेंस एक्सपेंडिचर के हैं। जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, राजस्व के, आबकारी हो, माइनिंग हो, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के पास में है। तो मुख्यमंत्री जी के पास में आधे विभाग होना, इनकम के, रेवेन्यू के होना, और उनके पास एक्सपेंडिचर के होना, तो ये सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री अपना विशिष्ट सहायक अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, काम करने वाले व्यक्ति को नहीं लगा सकते, वो अपने प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट की अनुपालना कैसे कराएंगे, उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए केवल लोकसभा में जाने के लिए इन्होंने इस तरीके की जो बातें कही हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात में कोई दम नहीं है और एक भी योजना इनकी कोई धरातल पे नहीं उतरेगी। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरेगी। ये हम पर आरोप लगाते हैं कि घोषणाओं के लिए पैसा कहां से लाएंगे, खुद नहीं कर पाएंगे। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष इस वक्त पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। वित्त मंत्री जी से कि अपनी नॉलेज को पूरी तरीके से पढ़ें, फिर जवाब दें इस चीज का, कम से कम भ्रामक तथ्य नहीं दें वहां पर। एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी फिस्कल डेफिसिट में वी आर 40%, वी आर इक्वलेंट टू मध्य प्रदेश। हमारे से नीचे मणिपुर है, हमारे से नीचे हिमाचल प्रदेश है, हमारे से नीचे पंजाब है। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जो 67,000 करोड़ का आप फिस्कल, वीरेंद्र जरा टीकाराम जूली भी आपके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनसे पूछिए कि राजनीतिक गहमागहमी उनके साथ में हुई, दिया कुमारी के साथ में, बजट को लेकर क्या टिप्पणी है उनकी? नहीं लेने को अभी तो आप भी तो लोगे ना, आप भी तो 3 लाख करोड़ क्रॉस करोगे 5 साल में। बिल्कुल। देखिए टीकाराम जी, आपसे सवाल ये है कि जब बजट का भाषण चल रहा था उस दरमियान आपकी टिक्का टिप्पणी हुई थी, क्या कुछ बात हुई जिसकी वजह से एक दूसरे? कोई टिक्का टिप्पणी नहीं हुई। बजट जो है सीधा पढ़ा जाता है, जो बजट बन के आता है, उसके अंदर कोई भाषण नहीं दिया जाता। माननीय वित्त मंत्री जी भाषण दे रही थी, आपके मुताबिक ये बजट नहीं भाषण था? बजट के अंदर बीच बीच में भाषण थे, ये तो पूरा झूठ का पुलिंदा है ही। किया क्या है इस बजट के अंदर, आप बता दीजिए क्या है? कुछ है ही नहीं। अभी इनका प्रेस नोट आएगा जब पता चल जाएगा क्या बताता है। बिल्कुल। देखिए मनीष, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है वो केवल झूठ का पुलिंदा है और इस बजट के अंदर राजस्थान की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी जो कार्य है या फिर ऐसी कोई भी योजना है वो इस बजट के, जो कह सकते हैं कि जो वित्त मंत्री के भाषण के अंदर या फिर घोषणाओं के अंदर नहीं दिखाई दी, और ये केवल जो है झूठ का पुलिंदा बताया है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। जी वीरेंद्र बने रहेगा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद है, प्रोफेसर वी उपाध्याय हैं और अश्विनी राणा इकोनॉमिस्ट भी हैं। राणा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से, क्योंकि ये तो एक परंपरा रही है देश में, विपक्ष को बजट हमेशा खराब लगता है और झूठ का पुलिंदा लगता है, और सत्ता पक्ष को बजट देश को आगे ले जाने वाला, प्रदेश को चमकाने वाला लगता है। हमने बजट लगातार सुना, उससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, बजट से पहले भी। अब राजस्व घाटे को लेकर बात कर ले, 23,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ेगा,
67,000 करोड़ की बात की गई है। आप अगर देखें तो फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है। जो डेट जीडीपी रेशियो है वो करीब करीब 37% को क्रॉस कर गया है। आपको क्या लगता है जो ये राजस्थान में बताया जा रहा है कि भाई फिस्कल मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाएंगे, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे और वित्त मंत्री ने भी अनाउंस किया, क्या उसका इंतजार करना चाहिए या फिर इस बजट में कोई रोड मैप दिखना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि बजट में रोड मैप वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है सरकार को बने हुए। लेकिन अगर वो कमेटी बनाकर और उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगले बजट से पहले वो स्टेट की जो हालत है उसको सुधार सकते हैं। नहीं तो हालत बहुत ख़राब होगी। और जो पिछली सरकार ने किया वो तो अति जिसे कहना चाहिए, भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो वो समझ आती है। आप तो फ्री की रेवड़ियाँ बांट के जो है आपने जो लोन दिया उसको सारा जो है वो बांट दिया। तो इस प्रकार से अगर ये सरकार उसको ठीक करती है और 1 साल के अंदर, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ कर लेगी। कारण क्या है कि उसके लिए रेवेन्यू आएगा कहाँ से? इतना जो घाटा है, जितना डेफिसिट है, 1 साल में कहाँ से जनरेट करेंगे? अगर वो जनरेट कर लेंगे, मुझे लगता है कि वो केंद्र की कुछ योजनाएं जो हैं उसको करने के लिए केंद्र का और शेयर इनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नहीं तो उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि उन्होंने, ठीक है कि भाई उन्होंने श्रमिकों के लिए कोई जो है पेंशन योजना, पहले से ही इतनी पेंशन योजनाएं हैं, ईपीएफओ है, दुनिया भर की है, अटल पेंशन है, फिर आप नई नई पेंशन योजना क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? वो पेंशन योजना इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके फंड को मैनेज करना और उसके बाद उसको डिलीवर करना, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या होगी जो भी सरकार रहे। तो जो ऑलरेडी पेंशन फंड चल रहे हैं उन्हीं पेंशन फंड को दुरुस्त करके और उसमें पैसा डाल के आप उनको लोगों तक पहुंचाओ तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। नई नई स्कीमें खोलकर जो है, नए नए फंड खोलकर इस प्रकार से जो है दिखाया तो जा सकता है कि हमने इतनी स्कीमें की, लेकिन लाभ और उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। अब निमिषा भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। निमिषा, अब स्वागत है एनडीटीवी पर। पहले भी आप रही हैं चर्चाओं में। बजट भाषण था, बहुत लंबा बजट भाषण, वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, और पहली एक तरह से कहें कि अरसे बाद एक खुद वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। पहले अक्सर मुख्यमंत्रियों के पास रहता था, आपके सरकार में भी वसुंधरा राजे पेश करती थी, उसको लेकर टसल भी दिखा कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी को लेकर। आपको क्या लगता है, जो अभी राणा साहब कह रहे थे, बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि कमाई कहां से लाएंगे? तो वही हालत होगी जिस तरह से आप कर्ज को डुबोने वाले में बात कर रहे थे, कांग्रेस पर, गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि कर्जे में डुबो रहे हैं और पूरी कर्ज की इकोनॉमी चल रही है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे? क्योंकि अनाउंसमेंट तो आपने भी बहुत सारे कर दिए हैं। रेवेन्यू डेफिसिट आपका भी। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने तो एकमात्र राजस्थान को दिया है तो सिर्फ कर्जा दिया है, और कर्जे के साथ साथ में खुद की योजनाएं दी हैं, कागजी योजनाएं दी हैं जो सिर्फ कागज पे थी। 5,69,781 करोड़ का कर्जा देने वाली कांग्रेस की सरकार, जाती हुई सरकार, यदि आज प्रश्न पूछे तो बेईमानी सा लगता है। अब योजनाएं तो बहुत लाए लेकिन धरातल पर नहीं थी। अब देखिए, आज जो हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने आज लेखानुदान प्रस्तुत किया है, खर्चे का दिया है ब्यौरा। और राजस्थान के अंदर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की बात की जाओ, आर्थिक स्वावलंबन की बात की जाए या बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के इन्होंने 174 पुलिस डेस्क पे महिला डेस्क बनने वाली है आने वाले समय में। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो 60 साल पर 2000 की पेंशन देकर के एक सामाजिक सुरक्षा की बात की है, और 450 रुपए का सिलेंडर तो 1 जनवरी से लागू हो चुका है। इसी तरह सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करता हुआ ये लेखानुदान राजस्थान के विकास को आगे ले जाने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पर सदन में भी चर्चा होते हुए हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए, आप हमें कर्जे में डुबो के गए, दुगना कर्जा देकर के गए। इस कर्जे से उबरते हुए केंद्र सरकार की सहायता से राजस्थान आय के स्रोतों को सम्मानीय स्थान पर ले जाते हुए निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे भाई कह रहे थे कि फिर से पेंशन योजना क्यों? पेंशन योजनाएं कहाँ थी?
घोटालों की सरकार कांग्रेस की पेंशन योजना दे ही नहीं पाई थी। और अब देखिए इस आंगनबाड़ी से लेकर के शहरों में रहने वाली महिलाओं तक को सुरक्षित करने की, संरक्षित करने की बात की गई है। गेहूं पर एमएसपी से अलग से 125 रुपए बोनस प्रति की बात की गई। इसी तरह से कहा गया, देखिए पर्यावरण संरक्षण करते हुए, संवर्धन करते हुए भी कहा गया कि 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। तो आज का जो बजट है, मैं कहूँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का सुख हो इसके अंदर और सभी के साथ हम आगे बढ़े। निमिषा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सर्वजन सुखाय है, लेकिन सुख भी पैसे से ही आता है। अब वो पैसा आपके पास है नहीं। आप ये देखिए, इसमें मैं आपको एक डेटा बताता हूं, बजट भाषण का है, सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं। 2,82,247 करोड़ 65 लाख, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है जो आपको कमाई हुई है। 2,58,378 करोड़ 29 लाख, ये जो है खर्चा है। राजस्व घाटा है 24,000 करोड़ के आसपास। पहले से रेवेन्यू में डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 67,000 करोड़ से ज्यादा है। आप सुख कैसे देंगे फिर सभी लोगों को? कहां से पैसा लेकर आएंगे? यही सवाल राणा साहब उठा रहे थे, ये मैं लगातार पूछ रहा हूं आपसे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आने इस जो बजट के अंदर केंद्र सरकार की सहायता के साथ में आय के स्रोतों का और अध्ययन करते हुए भी और आगे बढ़ते हुए भी जो बजट है, आप देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हर दिन की रिपोर्ट दे रही है। और जो फ्रांस के हमारे राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कहा कि देखिए यहाँ तो बहुत सुंदर है राजस्थान, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्यटन का क्षेत्र हो या किसान भाइयों का क्षेत्र हो या शिक्षा का हो, आप लोग राजस्थान अग्रणी बने लो, या आप मान के चलिए। और आप बिल्कुल, आपकी चिंता जो है, हमारा राजकोषीय घाटा ज्यादा है क्योंकि घाटे की सरकार तो कांग्रेस दे करके गई है, लेकिन इससे उभरेंगे हम, आय के स्रोत और बढ़ेंगे हम, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करते हुए हम राजस्थान के विकास की सड़क को आगे लेकर के जाएंगे। और आप देखिएगा आने वाले समय में, ये 4 महीने का लेखानुदान है, आने वाले समय में आप देखिएगा बढ़ करके आएगा और राजस्थान की बेटियां न केवल सुरक्षित होंगी अपितु मुफ्त शिक्षा भी केजी से लेकर के यूजी तक कर पाएंगी। तो आपका चिंतन लाजमी है, लेकिन भाजपा का संकल्प सुदृढ़ है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। थोड़ा सा विपक्ष की बात भी सुन लेते हैं निमिषा जी। जी बिल्कुल, टीकाराम जूली इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने हटाया, जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे, सब लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वैट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी, लेकिन उसको कम नहीं किया। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे हैं। बजट के अंदर क्या प्रावधान किया है? 1 रुपए का प्रावधान है क्या? और मैं फिर पूछना चाहता हूं, से बात करते हुए कहना यही है, कांग्रेस इस वक्त पर लगातार घेर रही बीजेपी को। उपाध्याय साहब, जो वैट कम करने को लेकर बात थी, जो लगातार बीजेपी ने चुनाव में कहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है, बड़ा निशाना साधा था चुनावी रैली में कई जगहों पर कि राजस्थान में उससे सटे इलाकों से ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें देनी पड़ रही हैं आम जनता को। बीजेपी की सरकार आई तो ये राहत मिलेगी। उम्मीद ये थी कि पहली सरकार बनते पहला अनाउंसमेंट ये होगा, फिर पहली कैबिनेट बैठक गई, अब ये पहला बजट भी चला गया। आप क्या कहेंगे इस पर? सरकार अपना एक कम से कम एक बड़ी कमाई का जरिया तो बनाए रखना चाहती है। हाँ, तो जो अंतर बहुत ज्यादा है। निमिषा लौटेंगे, ये डॉक्टर उपाध्याय, प्रोफेसर उपाध्याय मेरे साथ हैं, IIT में रहे, उनसे मेरा सवाल था जी। जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेज हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं आसपास के प्रांतों के मुकाबले में, तो 10-12 रुपए कम नहीं करके कुछ तो कर ही सकते थे भाई, कुछ राहत, 2-3-4 रुपए की राहत देने वाली घोषणा, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, उसमें सब सारी चीज़ों की कीमतें डिसाइडेड होती हैं उस तरह से। क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर सस्ता होता है तो जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर गुड्स का या दूसरी गुड्स का, सब पे उस पर पूरी तरह से सारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। तो वो एक ऐसा कदम है जिससे महंगाई की दरी कम नहीं होती, लेकिन बाकी फैसिलिटी भी मिलती है बाकी सारे सेक्टर्स को एक दूसरे के खर्चे कम करने के में उस तरह का। तो वो घोषणा शायद मतलब उसकी आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए ये लोग। जी जी,
आशा थी आपको लेकिन नहीं कर पाए। निश्चित रूप से आशा थी जो सभी राजस्थान वासियों को भी थी कि कोई बड़ी राहत सभी को एक साथ मिले, हालांकि अलग अलग वर्गों के बजाय। अब ललिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, निमिषा बीजेपी से हैं। ललिता जी, आपने सुना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को भी सुना, एक्सपर्ट्स को भी सुना। आपसे मेरा शुरुआती सवाल भी था, उसका आपने जवाब दिया कि इस बजट में किसी तरह का कोई रोड मैप आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो घोषणाएं की गई हैं, आप याद कीजिए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो चाहते थे एक सोशलिस्टिक वेलफेयर स्टेट बने, जो कांग्रेस के नेहरू काल से एक धारणा भी रही आपकी सरकारों में सामाजिक कल्याण को लेकर। वही सामाजिक कल्याण दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में दिखाया, पेंशन को लेकर, फ्री एजुकेशन को लेकर, रोडवेज में किराए को लेकर, गोपालन को लेकर। तो खुश तो आपको होना चाहिए ना कम से कम कि जो बातें आप करते थे, आप ही की जैसे बातें बीजेपी भी अब कर रही है राजस्थान में कम से कम। मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगी और मैं फिर इस बजट के बारे में यही कहूंगी कि चुनावी लोक लुभावना बजट है और ये कहीं भी धरातल पे नहीं उतरने वाला। आपकी योजना चुनावी नहीं थी? नहीं, देखिए हमारी योजना बिल्कुल धरातल पे थी, चुनावी नहीं थी, क्योंकि उसके बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। नहीं, पूरे 5 साल जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें चाहे चिरंजीवी योजना देखिए सबको लाभ मिला है उसका, इसके अलावा इंदिरा रसोई का सबको लाभ मिला है, इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं उनका लाभ मिला है। जिस तरीके से आज निमिषा जी जो बोल रहे हैं कि इतना 5 लाख करोड़ का जो बजट छोड़ दिया, मैं तो निमिषा जी से ये पूछती हूँ कि जब वसुंधरा सरकार थी तब आपने कितने लाख का बजट, कितना घाटे का बजट छोड़ा था? 3 लाख करोड़ का बजट आप छोड़कर गए थे राजस्थान के ऊपर। और उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर कोरोना आया, उसका बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हमारे गहलोत साहब ने किया है वो आम जन जानता है, जिस तरीके से किया गया है। और राम राज्य तो गहलोत सरकार की, कांग्रेस सरकार के समय ही था। तो ये जो जिस तरीके की बातें करते हैं कि विकास अब होगा या ये होगा, आप कांग्रेस सरकार में वृद्धजन खुश था, किसान खुश था, युवा खुश था, क्योंकि रोजगार सबको मिल रहा था, सबको राहत दी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से इनके आने के बाद में इनका सबसे पहला चुनावी एजेंडा ये था, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि पेट्रोल डीजल कम किया जाएगा, तो आपने क्यों नहीं कम किया? आपके बजट में आज घोषणा होनी चाहिए थी जिसके हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आज आप कम करते तो महंगाई का असर कम होता, महंगाई पे जो राहत, कुछ तो राहत तो मिलती कम से कम। लेकिन आपने केवल मात्र, वो भी चुनावी घोषणा थी, और ये जो बजट आपने पेश किया ये भी आपका लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया गया है। बाकी धरातल पे कुछ नहीं आने वाला है, आप देख लीजिएगा। नहीं, और रही बात 70 आने के साथ योजना, बेरोजगार किया है आपने, 1 लाख लोगों को बेरोजगार किया है।